डियर स्टूडेंट्स, मैं विश्वप्रभा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, राजस्थान से बीए पार्ट सेकंड, इकोनॉमिक्स सेकंड पेपर, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम नया टॉपिक ले रहे हैं और वो है पॉपुलेशन इन इंडिया। भारत की जनसंख्या की बात करें तो प्राकृतिक साधनों के साथ किसी भी देश में उसकी जनसंख्या और मानवीय साधन बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। किसी राष्ट्र की स्वस्थ, बुद्धिमान, प्रगतिशील एवं सक्रिय जनसंख्या ही उसकी अमूल्य निधि एवं प्रेरक शक्ति होती है। देश की जनसंख्या समूची आर्थिक क्रियाओं का साध्य भी है और साधन भी है। मानव संसाधन यानी कि जनसंख्या का जो महत्व है वो कई दृष्टि से है। सबसे पहली बात कि जनसंख्या उत्पादन शक्ति का एक सक्रिय एवं सजीव साधन है। यह श्रम शक्ति का बाजार है। देश की जनसंख्या ही उत्पादित वस्तुओं का बाजार है, क्योंकि उनकी उपभोग मांग से ही वस्तु का बाजार उपलब्ध होता है। उत्पादन का आकार, प्रकार, उत्पादन की पद्धति, ये सब भी देश की जनसंख्या पर ही निर्भर करते हैं। देश की जनसंख्या ही सभी आर्थिक क्रियाओं का आदि और अंत भी है। जनसंख्या की पर्याप्तता आर्थिक विकास का आधार है। कम जनसंख्या होने पर देश के प्रचुर आर्थिक एवं प्राकृतिक साधनों का विदोहन नहीं हो पाता और देश का आर्थिक विकास करने में बाधा उत्पन्न होती है और जनाधिक्य भी आर्थिक विकास में बाधाएं उत्पन्न करता है। अतः उपयुक्त एवं सर्वोत्तम जनसंख्या आर्थिक विकास का मार्ग अग्रसर करती है। देश की बुद्धिमान जनसंख्या ही उत्पादन की नवीन तकनीक, नए बाजारों की खोज, नए कच्चे माल की खोज, नए उपयोगों की खोज आदि करती है। जनसंख्या देश की सैन्य शक्ति एवं सुरक्षा का आधार भी है। यह राष्ट्र की समृद्धि का आधार भी है और देश की प्रगतिशील जनसंख्या ही दूसरे देशों में आधिपत्य जमाने एवं विस्तार में लाभदायक रहती है। तो इस तरह से हम देखते हैं किसी भी देश की जनसंख्या का उसके आर्थिक विकास में हर दृष्टि से अत्यधिक महत्व होता है। अब हम भारतीय जनसंख्या की बात करते हैं और उसमें लेते हैं कि भारतीय जनसंख्या की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं या प्रवृत्तियां क्या हैं, सैलिएंट फीचर्स और मेन ट्रेंड्स ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। सबसे पहला बिंदु हम लेते हैं विशाल जनसंख्या। भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है और पूरे विश्व में भारत की जनसंख्या का दूसरा स्थान है। पहला स्थान पर चीन है और यह जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। जहां 1951 में 36 करोड़ जो जनसंख्या थी वह बढ़कर 1991 में 84.6 करोड़ हो गई। 2001 की जनगणना के अनुसार यह 102.7 करोड़ हो गई। उसके बाद हम देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार यह 121.08 करोड़ हो गई और अब अनुमान है, नवीनतम अनुमान, कि 2020 के अंत तक यह 140 करोड़ हो जाएगी। तो इस तरह से देख रहे हैं हम कि हमारे देश की जनसंख्या का जो आकार है वह बहुत ही विशाल है। हमारे देश की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.9% है, जबकि विश्व के कुल क्षेत्रफल का केवल 2.4% हमारे पास है, जो यह दर्शाता है कि हमारे देश की जनसंख्या का आकार बहुत विशाल है। फिर दूसरा बिंदु है विश्व में द्वितीय स्थान। जनसंख्या की दृष्टि से, उसके आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है और प्रथम स्थान पर अभी तक चीन है।
फिर तीसरा बिंदु लेते हैं, जनसंख्या की ऊंची वृद्धि दर, हाई ग्रोथ रेट। भारत में जो जनसंख्या बढ़ रही है उसकी वृद्धि दर एक तरह से हम कहें कि बहुत ऊंची वृद्धि दर है या विस्फोटक वृद्धि दर है तो भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि जहां 1921 से 31 की अवधि में के दशक में 11% की दर से वृद्धि हुई, वह वृद्धि 1941 से 51 की अवधि में बढ़कर 13.3% हो गई। फिर 1971 से 81 के दशक में यह 24.66% हो गई। 1981 से 1991 के दशक में यह पहले की तुलना में थोड़ी सी कम होके 23.85% रही है। और उसके बाद 1991 से 2001 की अवधि में यह 21.34% रही। फिर 2001 से 2011 की अवधि में इसमें काफ़ी कमी आई है इसकी वृद्धि दर में, और वह है 17.7%। हालांकि अब भी यह विश्व के अन्य देशों की तुलना में काफ़ी अधिक है, और अनुमान है कि 2020 के में यह जो है 1.1% वार्षिक दर से बढ़ रही है। तो ये जो हमने दरें देखी है दशकीय वृद्धि दर, वो बताती है कि जनसंख्या की वृद्धि दर भारत में काफ़ी ऊंची रही है। नेक्स्ट है ऊंची जन्म दर। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 3 करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं। प्रति 1.5 सेकंड में एक बच्चा जन्मता है, और एक दिन में लगभग 5,800 नए बच्चों का आगमन होता है। अगर हम आंकड़ों पर दृष्टि डालें तो 1901 से 11 के दशक में 48 प्रति हजार जन्म दर थी। 1951 से 61 के दशक में यह 42 प्रति हजार। 1961 से 71 के दशक में यह 41 प्रति हजार, और 2013 में यह 21.4 प्रति हजार के लगभग रही है। जबकि हम देखें कि इसी वर्ष अगर हम अन्य देशों की बात करें तो अमेरिका में यह दर 14, इंग्लैंड में 11 और जापान में लगभग 8 रही है। अब अनुमान है 2000 में कि यह दर पहले से कम होकर 18.2 प्रति हजार के लगभग हो सकती है। तो इस तरह से जन्म दर भी भारत में काफ़ी अधिक रही है अन्य देशों की तुलना में। लेकिन जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ रही हैं, चिकित्सा सुविधाएं बढ़ रही है, और जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार हो रहा है, पहले की तुलना में जन्म दर में काफ़ी कमी आई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ऊंची मृत्यु दर। भारत की जनसंख्या में जन्म दर के साथ साथ मृत्यु दर भी ऊंची है, जहां 1901 से 11 के दशक में 42.6 प्रति हजार, 1951 से 61 के दशक में 23 प्रति हजार, और 1961 से 71 के दशक में 19 प्रति हजार मृत्यु दर रही है। लेकिन हम देख रहे हैं कि आरंभ में यद्यपि मृत्यु दर काफ़ी अधिक थी, किंतु निरंतर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं में सुधार के कारण और आर्थिक विकास से जीवन स्तर में सुधार के कारण मृत्यु दर घटकर 1981 में 14.8 रह गई। 1991 में यह 10 प्रति हजार, और 2013 में यह 7 के लगभग है, और 2020 में भी लगभग इतना ही रहने का अनुमान है। जबकि अन्य देशों में अगर हम देखें तो अमेरिका में यह 6.9, जापान में यह 6 और कनाडा में 7 है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं कार्यशील जनसंख्या का
नीचा अनुपात। भारत में कार्यशील जनसंख्या कुल जनसंख्या के मुकाबले कम है। 1991 में कुल जनसंख्या का 37.5% यानी कि 37.5% जो था वो वर्किंग पॉपुलेशन था, जबकि विकसित देशों में हम देखें तो ये 50-55 से अधिक ही पाई जाती है वर्किंग पॉपुलेशन। 2001 में हमारे यहाँ वर्किंग पॉपुलेशन थी 39.1%। उसके बाद 2011 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि भारत में कार्यशील जनसंख्या 41.5% के लगभग रही, जो काफ़ी अच्छा संकेत है और अब निरंतर इसमें सुधार होता जा रहा है। और 2017-18 में अनुमान है कि यह 46.8% है। तो इस तरह से निरंतर विकास के मार्ग पर चलने के कारण हम अब जो प्रगति के पथ पर हैं और हमारे देश में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात भी पहले की तुलना में बढ़ा है। नेक्स्ट, गैर कार्यशील तथा आश्रित जनसंख्या का अनुपात। नेचुरल है कि जब कार्यशील जनसंख्या कम है तो इसका मतलब गैर कार्यशील और आश्रित जनसंख्या का अनुपात हमारे देश में अधिक है। 1951 में यह 61% था, फिर 1991 में यह 62.5%, 2001 में 60%, 2011 में यह 58.5% और 2017-18 में यह प्रतिशत पहले की तुलना में कम हुआ है और 53.2% के लगभग है। तो यह संकेत भी अच्छा है कि गैर कार्यशील जनसंख्या का अनुपात पहले की तुलना में कम हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, जनसंख्या का घनत्व, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है। जनसंख्या के घनत्व से तात्पर्य है प्रति वर्ग किलोमीटर औसत जनसंख्या कितनी है। इसको ज्ञात करने के लिए हम कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल का भाग लगाते हैं, जिससे जनसंख्या का घनत्व हमें प्राप्त हो जाता है। अगर हम विभिन्न वर्षों के आंकड़े देखें तो 1921 में जनसंख्या का घनत्व 79 था, यानी 79 था। फिर 1951 में यह 113, 1971 में 177, 1991 में यह 267 रहा। उसके बाद 2001 की जनगणना के अनुसार यह बढ़कर 325 हो गया। 2011 की जनगणना के अनुसार यह 382 रहा और अब अनुमान है कि 2020 में यह घनत्व बढ़कर 464 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। जबकि दूसरे देशों की अगर हम बात करें तो हॉलैंड में 2011 में यह 346, जापान में 254, ब्रिटेन में 215, अमेरिका में सिर्फ 20 और कनाडा में सिर्फ 2 रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि हमारे देश में चूँकि जनसंख्या अधिक है तो जनसंख्या का घनत्व भी काफ़ी अधिक है। नेक्स्ट, भारत में ग्रामीण व शहरी जनसंख्या। भारत में ग्रामीण व शहरी जनसंख्या। भारत देश गांवों का देश है, जहाँ अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है और शहरी जनसंख्या का अनुपात गांवों की तुलना में काफ़ी कम रहता है। अगर हम इसके आंकड़ों को देखें तो हम पाएंगे कि प्रारंभ में हमारे देश में ग्रामीण जनसंख्या की प्रधानता थी और आज भी है, लेकिन धीरे धीरे शहरी जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ रहा है।
हम देखते हैं कि 1901 में 89% जनसंख्या ग्रामीण थी, जबकि 11% शहरी थी। 1951 में 82.7 ग्रामीण जनसंख्या एंड 17.3 शहरी जनसंख्या। 1971 में 81.9% ग्रामीण जनसंख्या और 19.9% शहरी जनसंख्या। फिर 1991 में 1991 में 74.3% जनसंख्या ग्रामीण रही और 25.7% जनसंख्या शहरी हो गई। 2001 में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत और कम होकर 72.2% रह गया, जबकि शहरी जनसंख्या का प्रतिशत बढ़कर 27.8 हो गया। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 68.84% ग्रामीण जनसंख्या है और 31.16% जनसंख्या शहरी है। जबकि हम दूसरे देशों की बात करें तो इंग्लैंड में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत लगभग 70 है, अमेरिका में भी 70% और रूस में 56% के लगभग है। तो भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत पहले की तुलना में कम हो रहा है और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी कि भारत में लोग गांवों से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं या शहरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है। तो शहरीकरण की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है उसके कई कारण हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार का अभाव है और रोज़गार प्राप्त करने के लिए लोग गांव से शहरों की ओर जाते हैं। दूसरी बात, शहरों में गांवों की अपेक्षा अधिक सुविधाएं उपलब्ध हैं और जो व्यक्ति एक बार शहर में रहकर उन सुविधाओं का उपभोग कर लेता है, उनका आदी हो जाता है, तो फिर वो गाँव की ओर लौट कर नहीं जाता। तीसरी बात, गाँव की अपेक्षा शहरों में शिक्षा का स्तर अच्छा है, वहाँ बेहतर इंस्टीट्यूशंस हैं, तो व्यक्ति अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए उनको शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से शहरों में रहना और वहाँ जाना ज़्यादा पसंद करते हैं और यही कारण है कि वहाँ पर धीरे धीरे बसने लगते हैं। इसी तरह औद्योगिकरण की दृष्टि से भी आधुनिक तरह के जो उद्योग हैं वो शहरों में ज़्यादा विकसित हैं और परिवहन और संचार के साधन भी शहरों में ज़्यादा विकसित हो। तो इन सब कारणों से शहरी जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है और यही कारण है कि भारत में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात पहले से कम हुआ है और शहरी जनसंख्या का अनुपात पहले से बढ़ा है। तो आज हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।